ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करना चाहूँगा मैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग जो लॉ पढ़ रहे थे उसका नाम था चार्ल्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोग जो लॉ पढ़ रहे थे उसका नाम था हमारे पास चार्ल्स लॉ। ठीक है, आज हम चार्ल्स लॉ को आगे अपनी कंटिन्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास चार्ल्स लॉ के बारे में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी कि चार्ल्स लॉ आपके पास ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कीपिंग द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और मैंने ये बात आपको कल की क्लास में बता दी थी कि वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Volume of a gas is directly proportional to absolute temperature, keeping the pressure remains constant. Proportionality हटी थी तो constant आ गया था, तो ये बन गई थी आपके पास V is equal to constant T, जिसका मतलब इक्वेशन बन गई थी V upon T is equal to constant। और ये बात मैंने आपको बताई थी, गैस की कोई भी स्टेट हो, गैस की कोई भी स्टेट हो, अगर इनिशियल स्टेट हमारे पास है तो इनिशियल स्टेट के ऊपर V1 अपॉन T1 ये भी आपके पास कांस्टेंट के बराबर आएगा। और अगर फाइनल स्टेट होगी तो V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट के बराबर आएगा। इनिशियल स्टेट पे V1 अपॉन T1 ये भी कांस्टेंट के बराबर, फाइनल स्टेट पे V2 अपॉन T2 ये भी कांस्टेंट के बराबर। दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करके यू विल गेट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आपको मिली चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म। दिस इज द चार्ल्स लॉ इन टू स्टेट फॉर्म। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ कहलाता है टू स्टेट फॉर्म में। और चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म हमारे पास है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसको हम चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म का नाम देते हैं, हमने कल ड्राइव की थी। अब मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। कल सारी बहस इस बात पे छिड़ी थी कि जब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, और आया। लेकिन आपके पास इनमें से कोई भी लाइन ऐसी नहीं थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी। सवाल उठता क्या है कि इसका आखिर रीजन क्या है। जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया था तो टेम्परेचर ली गई थी सेंटीग्रेड में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या ली गई थी, वॉल्यूम। ये बात मैंने आपको बता दिया था कि जब हमने एक गैस का ग्राफ बनाया तो वो स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। दूसरी गैस का ग्राफ बनाया तो वो भी स्ट्रेट लाइन आया, वो भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। तीसरी गैस का जब ग्राफ बनाया वो भी स्ट्रेट लाइन आया, वो भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर गैस का टेम्परेचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे मौजूद है। और अगर ये तीनों पॉइंट वाई एक्सिस पे मौजूद है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इन सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये ग्राफ मुझे क्लियरली शो कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास इन तीनों ग्राफ्स को देखा जाए या इन 10-12 ग्राफ्स को देखा जाए, तो जब भी यहाँ पे हर गैस का ग्राफ बनेगा तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन उसमें से कोई भी ग्राफ आपके पास ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब जो चीज हमें आई वो ये कि अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर आपके पास ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो फिर ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है। अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो फिर ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है। द क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो फिर ये ग्राफ आखिर कहाँ से पास हो रहा है। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए इन ग्राफ्स को यहाँ पे टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, यहाँ पे वॉल्यूम, उसके लिए इन ग्राफ्स को पीछे की जानिब एक्सटेंड किया गया। और जब इन ग्राफ्स को पीछे की जानिब एक्सटेंड किया गया तो सारी की सारी ग्राफ्स एक ही पॉइंट के ऊपर उन्होंने इंटरसेक्शन शो किया, और जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने इंटरसेक्शन शो किया
वो था -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर वो आपके पास था 0 केल्विन। आप गौर से देखिए जरा इस ग्राफ को, ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है, और अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे मौजूद होता है वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस पे आपने क्या लिया, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर मिला है -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन, इसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और ये एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस theoretically becomes जीरो। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का थ्योरेटिकली जो आपके पास वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का थ्योरेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो या तो होगा -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये होगा 0 केल्विन। और ये आया कैसे, जरा चेक कर लें। आपके पास केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, आपको पता ही है केल्विन किसके बराबर होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर मैं केल्विन को 0 पुट कर दूं तो केल्विन की जगह 0 आ गया, और यहाँ पे आ गया सेंटीग्रेड प्लस 273। अब ये 273 प्लस वहां जाके किसमें बन गया, माइनस, तो इसका मतलब ये बन गया माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस कब मिला, जब केल्विन आपने क्या पुट किया, 0। तो जब मैं केल्विन को 0 पुट करूंगा तब जाके मुझे माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं -273 डिग्री सेल्सियस बोलूं या मैं 0 केल्विन बोलूं, बात एक ही है। और मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होता है। गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होता है और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे गैस का थ्योरेटिकली वॉल्यूम 0 हो जाता है, उसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया जाता है, वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। जब जब चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाया जाएगा तो उसका कोई भी पॉइंट आपका ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो हमेशा जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो आपके पास कहां से पास होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास क्या कहलाएगा, 0 केल्विन। अब जरा ग्राफ पर आए। पहली बात तो ये कि मैं इस टेम्परेचर तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। इमेजिन करें जरा, हमारे पास जब सर्दियों में टेम्परेचर पहुंचता है 2, 3, 4, हम उसी पे कांप जाते हैं। और ये टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस एक बहुत छोटा टेम्परेचर है। -273 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला एक बहुत छोटा टेम्परेचर है। इमेजिनेशन करें अपने दिमाग में, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। आपके पास जब सर्दियों में टेम्परेचर होता है 2, 3, 4, 5, 6, हम उसी में कांप जाते हैं, और फिर ये कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को अचीव हम कर ही नहीं सकते, इस टेम्परेचर को हम अचीव कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले नहीं कर सकते। अब हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा है, सुनिएगा, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर का ताल्लुक होता है काइनेटिक एनर्जी से। याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जुमला रट ले मेरा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब मैं यहाँ पे आपके पास गौर से देखिएगा, ये मेरे पास एक कंटेनर मौजूद है, मैं आपके पास इसका टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूंगा तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उसमें मॉलिक्यूलर मोशन सीज होता है, सीज का मतलब खत्म। और जब उसका मॉलिक्यूलर मोशन सीज होगा तो सीज होने की वजह से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जब उसका मॉलिक्यूलर मोशन सीज होगा तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, और इस टेम्परेचर के पहुंचने से बहुत पहले ही गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और वो हो जाएगी लिक्विफाई।
इस टेम्परेचर के पहुंचने से बहुत पहले गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और गैस हो जाएगी लिक्विफाई। एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ, उसको सुन लें। जब हम गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर का ताल्लुक वॉल्यूम से होता है। टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। टेम्परेचर कम करने से एक और चीज कम होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर कम करने से एक और चीज कम होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं गैस का टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, और से देखिए, पहले था 3, फिर था 2, फिर था 1, फिर था 0, फिर -1, -2, -3, मैं कम करती चले जा रहा हूँ। जब मैं इसका टेम्परेचर कम करता चले जाऊंगा, इसका वॉल्यूम भी कम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल की हरकत खत्म हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएगा। जब इसका मॉलिक्यूलर मोशन रुकेगा, मॉलिक्यूल की हरकत खत्म होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और इस टेम्परेचर के, मैंने बोला, बहुत पहुंचने से पहले ही आपकी गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। तो ये वाला जो टेम्परेचर है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। -273 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर के पहुंचने से बहुत पहले ही गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और लिक्विफाई हो जाएगी। अब हम जो कह रहे थे ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो अब मैं आराम से कह सकता हूं वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें कैसे। ये टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, या आपने ग्राफ बनाया, पे अटेंशन बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैंने ग्राफ बनाया। जब इसको मैंने पीछे की जानिब एक्सटेंड किया तो ये जिस पॉइंट पे कट हुआ वो क्या था, 0 केल्विन। अब यहां से एक्सिस बन जाएगी। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन। और जब ये वाला ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तभी हमने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, केल्विन में ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। सेंटीग्रेड में ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, केल्विन में ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 केल्विन है और इस पॉइंट पे वॉल्यूम भी 0 है थ्योरेटिकली। तो अगर वॉल्यूम भी 0 है और केल्विन भी 0 है, तो इसका मतलब यहां से अगर ग्राफ पास हो रहा है तो ये ओरिजिन है। और जो चीज ओरिजिन से पास होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप उन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती है। जो चीज ओरिजिन से पास होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप उन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती है। यहाँ से डायरेक्ट ग्राफ पास नहीं हो रहा था, तो इसलिए मतलब यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन से कब बढ़ेगा, जब वो आपके पास उसमें कौन सा टेम्परेचर होगा, केल्विन। तो याद रखिएगा, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कासिम हसन बेटा जरा ऑनलाइन आइए। यस सर। बेटा आपको बात समझ में आई कल वाली? यस सर। ठीक है, तो सर ओके। तो ये ये सर हमने सिर्फ ग्राफ, प्रैक्टिकली नहीं होता ना? प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ थ्योरेटिकली। ओके सर। प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। गैस का जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होता है। जब उसका मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होगा, तो मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब होने का मतलब है कि गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और लिक्विफाई हो जाएगी। 5। तो किसी भी गैस का ग्राफ, किसी भी गैस का ग्राफ, ये ग्राफ मैं एक आखिरी बार बता रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आप में से किसी एक से पूछूंगा, तो डू लिसन इट। जब हमने ग्राफ बनाया था आपके पास चार्ट्स लॉ में टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, तो वो ग्राफ आया था एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये आपके पास ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। जब इसको पीछे एक्सटेंड किया गया तो इसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वो था -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। और ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का थ्योरेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। मैं बोल रहा हूँ ये टेम्परेचर बहुत छोटा है। हमारे यहाँ सर्दी में -1 -2 होता है, कांप जाते हैं। सोचें कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम प्रैक्टिकली अचीव कर ही नहीं सकते। इसको हम प्रैक्टिकली अचीव कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब टेम्परेचर कम होता है तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होने लगता है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में हरकत पैदा करती है, तो टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सीज होगी। सीज का मतलब खत्म। जब काइनेटिक एनर्जी सीज होगी, मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होगा,
तो खत्म होने की वजह से अब गैस अपनी स्टेट को चेंज करेगी और वो आपके पास क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। तो इस टेम्परेचर के पहुंचने से बहुत पहले ही गैस अपनी स्टेट को क्या कर लेती है, चेंज, और वो लिक्विफाई हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे गैस लिक्विफाई क्यों हो रही है, तो आप बोलेंगे जब हम ऐसे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, मुंह खोलकर बोलिएगा। जब ऐसे जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, इसका मतलब गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी। टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम। जब वो टेम्परेचर कम होता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती रहेगी, पार्टिकल्स दूर दूर नहीं जाएंगे, करीब करीब आएंगे। जब पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होगा, मॉलिक्यूलर मोशन खत्म होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी, जिसकी वजह से आपके पास अब गैस अपनी स्टेट को करेगी चेंज और वो आपके पास बन जाएगी लिक्विफाई। तो दिस टेम्परेचर इज नॉट इजी टू अचीव प्रैक्टिकली। और फिर किसी ने बोला कि अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों लगाया था। तो अब आप उसको बोलेंगे कि अब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, ये टेम्परेचर है 0 केल्विन। तो जब मैंने इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन बनाई तो अब यहाँ पे इसका ये ओरिजिन बन गया। इसी पॉइंट के ऊपर गैस का वॉल्यूम थियोरेटिकली 0 होता है और इसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर भी क्या है, 0, और ओरिजिन पे दोनों 0 0 होते हैं। तो सेंटीग्रेड ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, केल्विन ओरिजिन से पास हो रहा है, तभी हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा, अगर हम केल्विन का टेम्परेचर ट्वाइस करेंगे तो वॉल्यूम ट्वाइस होगा, अगर केल्विन का टेम्परेचर थ्राइस करेंगे तो वॉल्यूम थ्राइस होगा। सेंटीग्रेड के साथ ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं रहती, सेंटीग्रेड के साथ ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं रहती। सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन से सिर्फ और सिर्फ केल्विन में बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है कि वॉल्यूम की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, केल्विन के साथ। तो इसीलिए हम लिखते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कीपिंग द प्रेशर रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हमने आपके पास यहाँ पे इसके हवाले से बात करी। बॉयल्स लॉ आपने डिस्कस कर लिया, चार्ल्स लॉ आपने डिस्कस कर लिया। अब जो लॉ आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ नहीं है बेसिकली, वो कहलाती है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। और ये जनरल गैस इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट है फर्स्ट ईयर में से। ये जनरल गैस इक्वेशन फर्स्ट ईयर वाली से कंप्लीटली डिफरेंट है। आपने फर्स्ट ईयर में पहले जो ड्राइव की थी वो ड्राइव की थी आपने 1 स्टेट फॉर्म, और फिर उससे आपने बनाई थी 2 स्टेट फॉर्म, ऐसा ही है। यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे पहले हम ड्राइव करेंगे कौन सी फॉर्म, 2 स्टेट फॉर्म, और फिर 2 स्टेट फॉर्म से बनाएंगे कौन सी फॉर्म, 1 स्टेट फॉर्म। तो मेरे पास मुझे जनरल गैस इक्वेशन आपके पास बनानी है। सबसे पहले तो मैंने आपके पास यहाँ पे एक जुमला लिखा, कंसिडर n moles of a gas are enclosed in a cylinder. Consider n moles of a gas are enclosed in a cylinder. हमारे पास n moles हैं गैस के जो कि सिलेंडर के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। The gas is at pressure P1, volume V1 and at absolute temperature T1। जो आपके पास अभी गैस है उसका प्रेशर है P1, उसका वॉल्यूम आपके पास है V1, और उसका अभी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है, T1। और मैं आपके सामने ये बना रहा हूं, ये आपके पास इस पे लगने वाला प्रेशर है P1, ये आपके पास है V1, और ये इसका टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T1। तो अभी गैस का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज P1, इसके साथ मेरे पास इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1, और इसके साथ अभी इसका मुझे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T1। गैस इक्वेशन जो होती है वो आपके पास गैस लॉस का कॉम्बिनेशन होती है। जनरल गैस इक्वेशन जो होती है वो गैस लॉस का कॉम्बिनेशन होती है, और गैस लॉस के कॉम्बिनेशन में आपके पास इस वक्त गैस
लॉज के कॉम्बिनेशन में आपके पास इस वक्त दो लॉज आपने पढ़े हैं। एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ और एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ। तो जब मुझे जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी होगी तो पहले स्टेप में मुझे बॉयल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में मुझे चार्ल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी होगी तो पहले स्टेप में मुझे बॉयल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में मुझे चार्ल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को फिर 5 बार बोल रहा हूँ, सुन लें। General gas equation is a combination of gas laws. It is completely different from what you have done in your previous years. Here you are required to drive two straight form first and then one straight form. So at first step आपने Boyle's law apply करना है and at second step you will apply Charles law. पहले स्टेप पे Boyle's law apply होगा, दूसरे स्टेप पे Charles law. सामने वाले ने क्या बोला? बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपके पास यहाँ लिखा इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम P1 to P2, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करें फ्रॉम P1 to P2, if the pressure is decreased from P1 to P2, then volume of the gas increases from V1 to V2 such that absolute temperature T1 remains constant. आपके पास मैंने इसका प्रेशर डिक्रीज किया P1 से P2, जिसके नतीजे में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ V1 से V2, और क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के अंदर शर्त होती है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने आपके सामने बनाई डायग्राम लाजिम बनाइएगा। इसको V2 के बजाय लिसन इसको V2 के बजाय Vx कर लें। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू Vx। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू Vx, इसको Vx कर लें, V2 ना करें, Vx कर लें। प्रेशर डिक्रीज हुआ P1 से P2, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू Vx। आई रिपीट, इसको V1 से Vx कर लें, आई रिपीट Vx। तो मेरे पास बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या है? बॉयल्स लॉ की कंडीशन ये है कि प्रेशर आपके पास क्या होता है? चेंज। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? चेंज, लेकिन आपके पास टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। अब जरा यहां सुनिए, मेरे पास अभी इसका जो प्रेशर था वो था P1, इसका वॉल्यूम था मेरे पास V1 और टेम्परेचर था T1। प्रेशर मैंने डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज होके P1 से हो गया P2, जिसकी वजह से वॉल्यूम V1 से इंक्रीज हो गया Vx, और टेम्परेचर पहले भी T1 था और अब भी T1 है। टेम्परेचर पहले भी T1 था और अब भी T1 है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? पहले स्टेप में हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में कौन कौन चेंज होता है? प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर आपके पास T1 क्या रहा? कांस्टेंट। अब जरा बताइए मुझे, लिसन, इनिशियली बताएं भाई, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, और फाइनली प्रेशर बना P2, वॉल्यूम बना Vx, और टेम्परेचर पहले भी T1 था और अब भी T1 है। एग्रीड? अब मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? और बॉयल्स लॉ की आपके पास टू स्टेट फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताएं। अप्लाई बॉयल्स लॉ इन टू स्टेट फॉर्म। आपको, अच्छा पहले तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? कितने लोग इस बात को जानते हैं? हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ
किस कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, इस स्टेप पे मैं बॉयल्स लॉ क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। जी बेटा दुआ बोलिए। क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। एग्जैक्टली, बॉयल्स लॉ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बाकी बच्चों को आज क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म होती है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, अप्लाई कर दें तो ये बनेगा P1V1 इज इक्वल टू P2, और V2 नहीं आएगा, V2 के बजाय क्या आएगा, Vx। तो P1V1 इज इक्वल टू P2Vx। डिड यू गेट दिस। आप यहां से Vx की वैल्यू निकाल लें तो ये P2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, इसको ब्लॉक्स में डालें और लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। ये P2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, ये P2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, और आपके पास इसको लेबल कर दें Vx, तो Vx बराबर आया P1V1 अपॉन P2। सबसे पहले मैं मुंह दुख चुका है बोल बोल के मेरा कि ये गैस लॉस की कॉम्बिनेशन है और हमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ अप्लाई करना था, हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो बारी है वो कौन से लॉ की है, चार्ल्स लॉ। अब सुनिएगा, अब ये बन जाएगी मेरी इनिशियल कंडीशन, अब ये बन जाएगी मेरी इनिशियल कंडीशन, ये वाली कंडीशन जिसको मैंने खूबसूरत बना दिया बहुत, देखें इससे हसीन और क्या लगेगा दुनिया में। अब ये बन जाएगी मेरी इनिशियल कंडीशन, और अब मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है क्या, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर कंडीशन ये होती है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसा ही है, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन प्रेशर आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट। अब ये भी पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब मैं चार्ल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो अब मैंने आपके सामने यहाँ पे देखें लिखा, नाउ द गैस इज हीटेड, now the gas is heated due to which its temperature increases from T1 to T2 and volume increases from Vx to V2. Now the gas is heated due to which its temperature increases from T1 to T2 and volume increases from Vx to V2 such that pressure P2 remains constant, such that pressure P2 remains constant, such that pressure P2 remains constant, such that pressure P2 remains constant। कंडीशन क्या थी पहले वाली, देखें जरा, ये कंडीशन थी, मैं इसको दोबारा बनाना चाहता हूं, मैंने इसको दोबारा बनाया आपके सामने। इसका वॉल्यूम है मेरे पास Vx, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका प्रेशर है P2। अब मैंने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से इसका वॉल्यूम Vx से बना V2, टेम्परेचर T1 से बढ़ा T2, और क्योंकि ये चार्ल्स लॉ है तो प्रेशर पहले भी P2 था और अब भी P2 रहेगा। क्योंकि चार्ल्स लॉ है तो प्रेशर पहले भी P2 था और अब भी P2 रहेगा, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे प्रेशर क्या बना, कांस्टेंट। आप मुझे एक बात बताइए, कल मैंने चार्ल्स लॉ की पूरी डिस्क्रिप्शन कराई थी और मैंने बताया था जब जब गैस को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से गैस एक्सपैंड होती है बाय पुशिंग द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके नतीजे में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। क्या ये सारी बातें कल पढ़ाई थी। अब मुझे बताइए इस कंडीशन पे अप्लाई करें इनिशियल और फाइनल, शाबाश आइए। अब मैंने अप्लाई किया यहाँ पे इनिशियली, बताइए अब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना है चेक करें, Vx,
टेम्परेचर कितना है T1 और प्रेशर कितना है P2, अप्लाई करें तो मेरे पास ये हो गया Vx, टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P2, और अगर मैं कहूँ फाइनली अप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम Vx से चेंज होकर बना V2, टेम्परेचर T1 से चेंज होकर बना T2, और प्रेशर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेशर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेशर आपके पास बिल्कुल सेम रहा। किस तरह लिखती, ठीक है, तो ये आपके पास बात हुई यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, अभी अभी पढ़ी थी चार्ल्स लॉ की टू स्ट्रेट फॉर्म, ताजा ताजा मार्केट में आई थी, क्या थी? V1 अपॉन T1, देखें यहाँ पे, इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, अप्लाई करें यहाँ पे तो ये बनेगा Vx अपॉन T1, अप्लाई चार्ल्स लॉ इन टू स्ट्रेट फॉर्म, अप्लाई चार्ल्स लॉ इन टू स्ट्रेट फॉर्म, तो ये बनेगा Vx अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, Vx अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? अब यहां से Vx की वैल्यू निकाल लें, ये T1 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, यहां से Vx की वैल्यू निकाली, ये T1 डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1 2, इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 2, तो Vx की वैल्यू मिल गई आपके पास V2 T1 अपॉन T2 जी। अब मुझे बताइए यहां से सोफिया, मुझे बताइए बेटा कि हमें इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गई और 2 भी मिल गई, आप जरा चेक करें इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बेटा? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड Vx के बराबर है। तो क्या बेटा हम इनको इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सर। सकते हैं, तो करने इक्वेट डर क्यों रही है? ठीक है, तो आइए जरा इक्वेट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड Vx के बराबर है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड Vx के बराबर है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी भाई? P1 V1 अपॉन P2, लिखें यहाँ पे P1 V1 अपॉन P2, और इसकी जो मुझे इक्वेशन मिली वो मिली V2 T1 अपॉन T2, तो V2 T1 अपॉन T2। अब क्या करना है, अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा T1, इसको उठा के मैं भेज रहा हूँ नीचे और P2 को मैं भेज रहा हूँ ऊपर, तो T1 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड और P2 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बनी? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कभी जिंदगी में इसका नाम सुना है? ये कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन इन टू स्टेट फॉर्म, लिखें जनरल गैस इक्वेशन इन टू स्टेट फॉर्म। दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन इन टू स्टेट फॉर्म, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन इन टू स्टेट फॉर्म। स्टेप्स रिवाइज करवाइए, मैंने क्या किया यहाँ पे, जनरल गैस इक्वेशन के स्टेप्स रिवाइज करवाएं, एमन आगा करवाएंगे शुरू से रिवाइज। सिर्फ स्टार्टिंग का बोलेगा बेटा। सर हमने स्टार्टिंग में मोल्स आई मीन गैस सिलेंडर के अंदर प्रेशर दिया एट P1 एंड टेम्परेचर वाज T1 एंड वॉल्यूम वाज V1। गुड, ओके चलिए ठीक है, हाँ ओके ओके। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे हमजा मलिक, हमजा वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम सर। हमजा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हमजा उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद सर हमने बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, और जिसकी और प्रेशर को डिक्रीज किया, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया V1 to Vx। गुड, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ Vx लेने का मकसद क्या था। सुने एवरीवन,
लिसन टू माय वर्ड्स। Vx लेने का मकसद ये है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कॉमन है। इसमें भी आपके पास आता है V और इसमें भी आता है V। अगर मैं इसमें ले लेता V1 से V2 तो आगे मुझे लेना पड़ता V2 से V3 और वॉल्यूम 3 हो जाते। तो इसीलिए बीच वाले को हम हमेशा लेते हैं Vx और आखिर वाले को हम लेते हैं V2। क्या आपको ये बात समझ में आई? जो बीच वाला होगा वो हमेशा Vx आएगा और आखिर वाला होगा V2, वरना वॉल्यूम आपके पास 3 हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, जब हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? लाइबा नदीम मुझे बताइए बेटा, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास क्या बनी यहाँ पे? Sir, Vx is equals to V2 T1 upon T2. क्या बोल रही हैं, दोबारा बोलें। Vx is equals to P1 V1 upon P2. गुड, ओके। उसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है। मनाहिल अली मुझे बताइए, एक मिनट बेटा, मनाहिल बताइए कौन सा लॉ अप्लाई हुआ इसके बाद? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके बीच में रिलेशनशिप देता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गुड, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ बढ़ा और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ा? टेम्परेचर हमारे पास T1 से T2 बढ़ा और जो हमारे पास प्रेशर है वो P2 P2 ही रहा और जो वॉल्यूम है वो हमारे पास Vx और V2 बन गई। गुड, तो वुड यू बी एबल टू अप्लाई चार्ल्स लॉ एट दिस स्टेप और नॉट? We can apply it. Yes. What is the condition? Pressure should be constant. Why are you taking so much time? Pressure should be constant. Good. तो ये बनेगा, आप चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म बन गई, Vx अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 और यहाँ से हमें मिल गई Vx की वैल्यू। सोलिया बेटा मुझे बताइए आखिरी स्टेप में क्या किया हमने? हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। गुड, इक्वेट क्यों किया हमने? क्योंकि हमें उसकी टू जनरल गैस इक्वेशन की टू स्टेट फॉर्म चाहिए थी। गुड, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे Vx आ रहा था। जी। तो इक्वेट करके हमें इक्वेशन क्या मिली आखिर में? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है भाई, तो ये कहलाती है आपके पास जनरल गैस इक्वेशन टू स्टेट फॉर्म। इसको आगे कंटिन्यू करना है और इससे वन स्टेट फॉर्म ड्राइव करनी है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क मी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन। सोफिया बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? जी, यहाँ पे नम्रा राना आप कुछ पूछना चाहती हैं या नहीं, या सिर्फ पेन हिलाती हैं? चले भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।